से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि कहाँ पैसा लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। तो अगले 60 मिनट आपको सीएनबीसी आवाज के साथ चिपके रहना है और कहीं नहीं जाना है और आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे। विजय जी और सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ बाजार में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिला। कल की एक शानदार रैली के बाद आज सुस्ती के साथ खुले जरूर बाजार और उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी भी बनी, लेकिन अचानक 2 बजे के आसपास देखे किस तरह का सेलिंग प्रेशर भारतीय बाजारों को झेलना पड़ा। अच्छी बात यही है कि आज का दिन का जो लो था वो निफ्टी ने नहीं तोड़ा और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखिए बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में ही रहा, यानी जो गिरावट देखने को मिली वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुई, आज बाइंग देखने को मिली, लेकिन मूड जरूर बिगड़ता हुआ नजर आया सेकेंड हाफ में। दिग्गजों में थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज्यादा आज देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज हमने ये भी पाया कविता कि जो ट्रेडर्स काफी बुलिश हो गए थे उन्होंने आज थोड़ा सा मायूसी देखी, क्योंकि क्लोजिंग कहिए लाल निशान में हुई, लेकिन एक उत्साहजनक बात यह कि एफआईएस की तरफ से एक बहुत छोटा सा ही सही लेकिन बाय साइड का फिगर जरूर आज बाजार बंद होने के बाद देखने को मिला। देखना होगा कल किस तरह का ट्रेंड रहता है, लेकिन आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं था ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं 1 घंटा धनाधन कमाई के टिप्स देने वाले शो की, और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अल्टमाइंट कैपिटल के सुब्रमण्यम और इनॉक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के विजय चोपड़ा। आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। लेते हैं पहले दर्शक का सवाल। यहाँ पर उत्तराखंड चमोली से सुभाषीष दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार दुबे जी, बताएं किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम, मैं आपके प्रोग्राम का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने जेपी एसोसिएट ले रखे हैं 28.10 पे। ओके। 5000 शेयर। ओके। और ये मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे, लेकिन लगातार ये शेयर गिरता जा रहा है। एग्जैक्टली 18 रुपए पे आ चुका है अब तो, बताइए। जी मैडम। और एक और शेयर है मेरे पास, टाटा ग्लोबल मैंने लिया है 170 रुपए पे। 170 रुपए पे आपने लिए हैं लगभग 2000 शेयर। जी है ना, ये भी बहुत नीचे गिर चुका है। 147 का यहाँ पर रेट है। मुझे बताइए, आपने दोनों में ही ट्रेडिंग का नजरिया रखा था क्या? नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट का ही नजरिया रखा था, लेकिन अब ये शेयर बहुत ज्यादा गिर रहा है, स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाया। बिल्कुल, मेरी गलती थी जी। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जुड़ते हैं सुब्रमण्यम जी से। सुब्रमण्यम जी, यहाँ पर इन्होंने निवेश के लिहाज से जेपी एसोसिएट टाटा ग्लोबल में पैसे लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं भारी नुकसान हो रहा है, स्टॉक काफी गिर चुके हैं। फिलहाल क्या करना चाहिए? क्या इसमें बने रहें क्योंकि लंबी अवधि के निवेशक हैं? तो क्या टाइम होराइजन आपको लगता है कि ये देख सकते हैं अपने टारगेट के लिए? जी, आई थिंक लास्ट 1-1.5 साल में जिन्होंने भी आई थिंक जेपी एसोसिएट्स में निवेश किया, डेफिनेटली एक निराशाजनक परिस्थिति रही है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि करंट लेवल पे इनको एग्जिट करना चाहिए। इसका वजह ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी में भी डेट बर्डन ज्यादा होने की वजह से इनका सीमेंट प्लांट्स वगैरह हाइरिंग ऑफ की प्लान हो रही है, तो हो सकता है नियर टर्म में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह मिल जाए, क्योंकि 18 रुपये में मुझे नहीं लगता इसको बेचना चाहिए। और आई थिंक थोड़ी बहुत होल्ड ऑन करें, कम से कम 1-2 क्वार्टर होल्ड ऑन करें। देखते हैं इसके यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर ब्याज दर या ब्याज की जो बर्डन है वो थोड़ी कम होती है, वो शायद आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल पाएगी, तो होल्ड ऑन करें। और जहाँ तक टाटा ग्लोबल का सवाल है यार, डेफिनेटली इसमें भी है लास्ट 2 साल में कुछ खास हमने मार्केट में भी ऐसा इसमें बुल रन में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा, लेकिन वैल्यूएशन के तौर पे आई थिंक अभी अट्रैक्टिव है। 148 का भाव के आसपास आई थिंक एफएमसीजी होने के नाते काफी रीजनेबल, आई थिंक सब 20 पी के पीवी ट्रेडिंग कर रहा है, और आई थिंक यहाँ पर होल्ड ऑन करने का मैं सलाह दूंगा। आई थिंक नियर टू लॉन्ग टर्म यहाँ पर अच्छी रिटर्न्स मिलेंगे, पूरी संभावना है। राइट, तो ये रहा टाटा ग्लोबल प्रेविजेस पर निकल कर आ रही है, लेकिन टाटा ग्रुप की एक और कंपनी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्लैश होता हुआ। टाटा पावर के नतीजे आज कुछ ही देर पहले आए हैं और कल इसके ऊपर बाजार रिएक्ट करेगा। आपको बता दूं, मुनाफा का अनुमान था 91 करोड़ रुपीस का और आप देखिए 159 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट टाटा पावर ने पेश किया है। टोटल इनकम देखिए 8,875 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा था। इनकम के फ्रंट पर थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी, 8,240 करोड़ के आसपास की इनकम कंपनी ने पेश की है, लेकिन कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन उम्मीद थी कि 19.5% के आएंगे और देखिए 23.8% के ये निकल कर आए हैं। अच्छे नंबर्स पेश हुए हैं। घाटे से मुनाफे में आई है और एक्सपेक्टेशंस थी कि मुनाफे में आएगी, लेकिन इतना अच्छा मुनाफा पेश करेगा ये कंपनी, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो साफ तौर से ये शेयर कल एक गैप अप ओपनिंग
जरूर दिखा सकता है। इस शेयर पर आपकी नजर कल के सत्र में होनी चाहिए। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, आपको बधाई हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। शुक्रिया, आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है ये सब। सर बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और मैं नियमित इसको देखता हूँ। आज लाइट नहीं है मगर फिर भी मैं मोबाइल पे आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए हम फोन लाइन काटेंगे नहीं, आपको पूरा जवाब सुनाएंगे। हम समझ रहे हैं टेलीविजन सेट आप ऑन नहीं कर पा रहे हैं इस समय। हाँ यस सर जी। मैंने सर न्यूपिन लिया है 444 में 2011 में। ऑल राइट, 165 शेयर। और एमटेक इंडिया लिया है 500 शेयर 40 रुपए में, वो भी 2011 में। ओके। और डेल्टा कॉप मैंने लिया है 250 शेयर 135 रुपए में, वो भी 2010 में लिया। मैं लॉन्ग टर्म में, मैं शॉर्ट टर्म न्यू ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म हमेशा लॉन्ग टर्म में विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल, और इसी का फायदा हम देख रहे हैं आपको वो भी रहा है यहाँ पर अच्छा खासा। मनोज जी बधाई हो सबसे पहले। मनोज जी ल्यूपिन के लिए तो खास तौर पर ये बताइए, अब क्या आप हमसे क्या राय जानना चाहते हैं? मैं राय जानना चाहता हूँ कि आगे मैं आगे इसको और कितना रखूँ और इसमें एड ऑन करूँ तीनों शेयर में। चलिए, डेल्टा ने आपको कुछ खास मुनाफा नहीं दिया, लेकिन एमटेक और ल्यूपिन ने जिस तरह का प्रॉफिट आपको दिया है आप काफी खुश हैं उससे। चलिए जानते हैं, विजय जी बताइए क्या करना चाहिए इनको। देखिए लुपिन डेफिनेटली इस समय भी वन ऑफ द बेटर प्लेस्ड फार्मा कंपनीज है और मुझे लगता है कि यहाँ से भी आगे इसमें स्टीम है और करीब 1900 का स्तर ये बहुत जल्द दिखा सकता है अगर कोई मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी इसमें होल्ड करे। और नो डाउट ये तो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिस भाव पे इन्होंने खरीदा है वहां से भी मुझे लगता है कि ऊपर के स्तर इसमें देखे जा सकते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कभी भी आपको अच्छे शेयर में बाइंग करनी हो तो गिरावट में खरीदें, तो ये कोई अच्छा समय नहीं होगा फ्रेश एंट्री के लिए, क्योंकि इनकी एंट्री काफी नीचे की है। तो बहुत सारे दूसरे शेयर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो मे बी बायोकॉन देख सकते हैं, वहां पर भी मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मदरसन सुमी जैसा स्टॉक भी लिया जा सकता है विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। दूसरा स्टॉक जो उन्होंने बोला वो एमटेक इंडिया है। मुझे लगता है कि इसमें भी अच्छी बढ़त अभी बाकी है और करीब 170 का स्तर मुझे लगता है कि ये जरूर टच करेगा विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर कोई इसमें निवेशित रहे। ऑटो एंसिलरी स्पेस में वन ऑफ द बेस्ट नोन कंपनीज है, तो डेफिनेटली इसमें आप बने रहें। और डेल्टा कॉप यहाँ पर इनको समय इन्होंने काफी दिया है लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं है। देखिए जब भी हम देखते हैं ये शेयर 100 रुपए के ऊपर जाता है, फिर फिसलकर 100 से नीचे आ जाता है और इस समय देखिए 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर क्या राय होगी? देखिए मैं ये कहूंगा कि इसमें एग्जिट ऑन रैलीज की सलाह दूंगा मैं, कि जब भी कोई रैली मिलती है तो उसमें हम बाहर आ सकते हैं। और अभी फिलहाल मुझे जिस तरह का पैटर्न कंपनी दिखा रही है और जिस तरह का नंबर्स इसने पोस्ट किए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्शन है। तो बेहतर यही होगा कि आप किसी और अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये आपको फिलहाल ये सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड से एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पर हरिद्वार से अरविंद रावत हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार, बताएं सवाल क्या है आपका। हेलो मैम, मेरे पास ICICI है शेयर 310 रुपए 70 पैसे के भाव में। ओके। और टोरेंट पावर है 50 शेयर 165। ठीक है, क्या आपका और कोई सवाल है किसी स्टॉक पे? जी मैम, एशियन पेंट ले रखा है मैंने 50 शेयर 807 रुपए 50 पैसे के भाव में। और मेरा सवाल है आईडीएफसी का, मैं आईडीएफसी लेना चाहता हूँ उस पर रह जाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ आपको एशियन पेंट्स में घाटा हो रहा है, बाकी दोनों स्टॉक में हम देख रहे हैं आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। लेकिन मुझे बताइए आप लंबी अवधि के निवेशक हैं अरविंद जी? जी मैम 1 साल 2 साल रुक सकता हूँ। 1-2 साल आप रुक सकते हैं। तो सुब्रमण्यम जी, यहाँ पर इनको टोरेंट पावर और ICICI में तो मुनाफा हो रहा है, एशियन पेंट्स में थोड़ा सा घाटा ये फेस कर रहे हैं, लेकिन अगर लंबा रुकेंगे तो क्या ये कवर अप हो सकता है? जी आई थिंक मेरा मानने की तीनों शेयर अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो तीनों दिग्गज शेयर हैं। यहाँ पर ICICI बैंक ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी आई है और आई थिंक करंट लेवल पे टेक्निकली शायद थोड़ी बहुत वीकनेस है, लेकिन मेरा मानना है कि डेफिनेटली अगर लंबी अवधि में अगर इनका जरिए तो आई थिंक यहाँ पर होल्ड ऑन करके चले। और जहां तक टोरेंट पावर का सवाल है, आई थिंक पावर क्षेत्र में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है ये, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस वगैरह रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वगैरह है बढ़िया है और आई थिंक यहाँ पर बने रहे। और तीसरा एशियन पेंट्स, डेफिनेटली इसकी थोड़ी बहुत बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आई है पिछली तिमाही में, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत होल्ड ऑन करके चले। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे यहाँ पर
क्रूड की जो गिरावट हुई है उसका सब शायद आने वाले क्वार्टर पे हो सके यहाँ पर, और इसका असर देखने को मिलेगा बॉटम लाइन में। होल्ड ऑन करें, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री में एक शानदार शेयर है जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस ओवर ईयर्स देती आई है, तो होल्ड ऑन करें। आई थिंक यहाँ पर लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छी खासी रिटर्न मिलने की संभावना है। ऑलराइट, चलिए एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, दिल्ली से दिनेश जैन जी। जैन साहब नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते। मुझे ना 1 से 1.5 लाख रुपया 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। ऑलराइट, और आपने इससे पहले भी शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है या फिर पहला निवेश है आपका? पहला निवेश है। पहला निवेश है। चलिए, बस स्वागत है आपका शेयर बाजार में। सबसे पहले तो ये बताइए, म्यूचुअल फंड्स पहले खरीदे हैं, कभी इसी तरह के इक्विटी में एक्सपोजर नहीं रहा है आपका? नहीं जी, नहीं। ओके, तो बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं। विजय जी बताइए कैसे शुरुआत की जाए नए निवेश की? सर देखिए, जब भी कोई नया निवेशक इस मार्केट में आता है तो मैं यही कहूंगा कि एक कंजर्वेटिव अप्रोच से वो निवेश करे। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव काउंटर्स में या हाई बीटा स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करे। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करे जहां पर फंडामेंटली चीजें अच्छी हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है और डेट का बर्डन कम है। तो मैं यही कहूंगा कि कुछ जैसे बायोकॉन मैंने बोला, बायोकॉन एक ऐसा स्टॉक है जो आप ले सकते हैं। कुछ बैंकिंग सेक्टर में यदि आप लेना चाहते हैं तो किसी भी गिरावट में यस बैंक एक मुझे अच्छा स्टॉक लगता है, इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा स्टॉक लगता है जो कि ये खरीद सकते हैं। और एक और स्टॉक है सन फार्मा एडवांस, जो कि सन फार्मा का रिसर्च विंग है, तो उसमें भी काफी करेक्शन देखने को मिला, करीब 400 के स्तर पे अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें निवेश किया जा सकता है विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो 2 बैंकिंग शेयर, 2 फार्मा के स्टॉक्स आपने बताए। सुब्रमण्यम साहब, आपको कोई स्टॉक जो आप सुझाना चाहेंगे? अगर आपको निवेश करने हो इस समय 1.5 लाख रुपए के आसपास, तो आप कहाँ पैसा डालेंगे? जी, 1-2 शेयर जो है ध्यान में आ रही है, वो है एक कंसर्न नेरोलैक जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ अगेन पेंट कंपनी, और इसकी भी जो नतीजे आए थे अच्छी खासी आए थे। और वैसे इस वॉलेटाइल मार्केट में ये सब काउंटर्स नॉर्मली स्टेबल रहते हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो ये सब इन्वेस्टर के लिए अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और कंसर्न नेरोलैक मेरा फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस। और दूसरा स्टॉक जो मेरा प्रेफर्ड बेट है जहां पर बहुत ऑलरेडी शानदार परफॉर्मेंस देख चुके हैं, वो है गुजरात गैस। और आने वाले टाइम पे भी मेरा मानना है कि जहां पर इस कंपनी की जो बिडिंग एग्रेसिवली हो रही है गुजरात, इवन आउटसाइड गुजरात, और जिस तरह से कैश फ्लो इस कंपनी की है और ये सब फाइनेंस करने की क्षमता रखती है, आई थिंक आने वाले टाइम पे और भी बेहतर इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक ये 2 शेयर में आई थिंक लॉन्ग टर्म पे एक निवेश करने का मैं सलाह दूंगा। 1 साल में किस तरह के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस इनको रखनी चाहिए इन दोनों में? वेल, आई थिंक नॉर्मल रिटर्न्स अगर हम आई थिंक 2014 को अगर हम एक एबनॉर्मल ईयर माने तो आई थिंक नॉर्मल रिटर्न्स आई थिंक 20-25% रिटर्न आई थिंक डेफिनेटली मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर 20 से 25% तक के रिटर्न की उम्मीद आपको करनी चाहिए। लेकिन हेमंत, अमूमन जो फ्रेश निवेशक होते हैं उन्हें उनके मन में ये सवाल होता है कि कितने समय के लिए हमें बाजार में रहना चाहिए, वो टाइम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर विजय जी आप किस तरह से मदद कर पाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, 2-3 चीजें, बुनियादी चीजें किसी भी नए इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। नंबर 1 कि वो लंबी अवधि के लिए आ रहा है मार्केट में, तो ऐसे काउंटर्स में, ऐसी कंपनीज में निवेश करें जहां पर कंजम्पशन स्टोरीज हैं, ऐसे ब्रांड्स, ऐसी कंपनीज जो कि घर घर में इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर चांसेस ऑफ फेलिंग आर वेरी वेरी फ्यू। तो एनीबडी कैन नॉट गो रॉन्ग अगर वो गिरावट में दे बाय स्टॉक्स लाइक ग्लैक्सो, स्टॉक्स लाइक मे बी कैस्ट्रॉल, स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान लीवर, जब भी मौका मिले आईटीसी, गिरावट में ये स्टॉक्स लेके रख सकते हैं। ये सारे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं, एनुअली करीब 6 से 8% तक का ये डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और इसमें एक नॉर्मल बढ़ोतरी देखने को भी मिलती है करीब 8 से 10% की। तो ओवरऑल आपका रिटर्न अगर 17-18%, 20% के आसपास आता है, आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट सेफ रिटर्न। तो ऐसी सेफ कंपनीज में निवेश करें जहां पर रिस्क कम हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे हिसाब से, और जो मार्केट में पार्टिसिपेशन है कस्टमर्स की और जो नए क्लाइंट्स की वो बढ़ेगी। तो दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी। और हमेशा गिरावट में किसी करेक्शन में ही बाइंग करें, जब मार्केट में फ्रेंजी हो, यूफोरिया हो, तब बाइंग ना करें। बिल्कुल। तो दिनेश जी, एक और बात मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, सीएनबीसी आवाज जरूर देखें, यहाँ पर आपको इसी तरह की अच्छी एडवाइस मिलेगी। देखिए हमारे एक्सपर्ट्स ने बायोकॉन, यस बैंक और दूसरे एक्सपर्ट्स ने कांसाई, नेरोलैक, गुजरात गैस, मतलब ब्लू चिप काउंटर्स, एमएनसी कंपनी आपको सुझाई हैं। छोटे पेनी स्टॉक से कृपया दूर रहें, दिग्गजों में निवेश करें, लंबी अवधि का निवेश रखें, आपका पैसा जरूर। सिक्योर अपना कहाँ पे हो सकता है अभी? सिक्योर अगर हमें चाहिए कुछ रिटर्न
सिक्योर बनेगा। गुड लक आपको। चलिए अगले एक दर्शक और बात जानना चाहता था कि सिक्योर ये पूछना चाह रहे हैं जैसे कि हम बैंक में एफडी कराते हैं, हाँ। मतलब इसके आप अलावा किसी कंपनी में भी इस तरह से कोई ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है? मेरे नहीं ख्याल तो से देखिए, यही तो बताया हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको। अगर आप दिग्गजों में इन्वेस्ट करेंगे, ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको नुकसान की गुंजाइश कम और आपके बेहतर रिटर्न्स की गुंजाइश ज्यादा यहाँ पर हो जाएगी। तो दिग्गजों के साथ रहिए, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिए, छोटे मझौले शेयरों से आपको बचना चाहिए अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बाजार में। बिल्कुल। साथ ही बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से आपको घबराना नहीं है। अगर आप लंबी अवधि के लिए बने हुए हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना होगा और बने रहना होगा, जल्दबाजी ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आर.के. पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार पांडे जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं और किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा नमस्कार, मैं रायबरेली से बोल रहा हूँ। मैं ओके। मेरे पास सीमेंस है, 250 शेयर सीमेंस के हैं, 700 रुपए के रेट पर है। ठीक है। तो मैं चाहता क्या इसका 2000 का रेट होगा क्या ये फ्यूचर में? नियर फ्यूचर को आप कैसे आंकते हैं? कितने महीने, कितने साल? 2 साल, 2.5 साल। 2 साल या 2.5 साल। यहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं ले जाना। नहीं, अगर आप कहें तो प्रॉफिट ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिलहाल पैसों की जरूरत है? फिलहाल तो नहीं है। सुब्रमण्यम जी, यहाँ पर सीमेंस में इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, मोर देन अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं 1300 के आसपास है और 650 से ज्यादा मुनाफा हो रहा है प्रति शेयर पर, और पैसों की जरूरत भी नहीं है और 1-2 साल और बने रह सकते हैं। क्या राय निकल के आती है? क्या इन लेवल्स पे क्या ये फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं अगर और मुनाफा कमाना चाहें तो? जी डेफिनेटली करंट लेवल पे यहाँ पर मैं होल्ड का सलाह दूंगा, और खास करके क्योंकि ये जो जिस सेक्टर से जुटा है, जहाँ पावर क्षेत्र में और जहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस सेक्टर की पूरी अच्छी है, और वैसे भी सीमेंस की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो अच्छी खासी रही है, और एमएनसी पेरेंटेज है, और डेफिनेटली ये सब और ऐसे भाव पे लिया इन्होंने जो आई थिंक शायद दोबारा ना मिले ऐसा भाव पे। सो आई थिंक होल्ड ऑन करें। आई एम श्योर आने वाले टाइम पे इस पे यहाँ से भी अच्छी खासी रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, तो आपको होल्ड करना चाहिए। एक और बढ़िया इसी कंपनी यहाँ पर भी आपको आगे भी इसी तरह के रिटर्न, मतलब ट्रेडिंग के नजरिए से आपने वोल्टास मैं दोनों सर, मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ जी, और BCST आप बताया था तो ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ। वेरी नाइस। मुझे लगता है वोल्टास तो आज हमने आखिरी सौदा में बताया था, आज ही आपने पोजीशन बनाई है? कल भी बताया था, आज भी बताया। कल लिया मैं 294 में जी जी, और आज 298 तक गया था, बेचा नहीं, 300 का लगाया था मैंने। और बृहस्पतिवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं। इसके बारे में मुझे ये जानना है कि ये जो क्रूड ऑयल बढ़ेगा, रेट बढ़ेंगे तो सिंटेक्स पे उसका क्या असर पड़ेगा? सिंटेक्स के शेयर भी आपने खरीद रखे हैं, आप खरीदना चाहते हैं? जी हाँ, 40 के भाव से लिए थे, 80 में बेच दिए थे जी, वापस 110 में लिए 200 शेयर। 110 में अब आपके पास 200 शेयर पड़े हुए हैं, 113 का भाव है आज। और तीसरा एक छोटा सा सवाल ये है सर जी, कि मैं डिजिटल इंडिया के हिसाब से कोई शेयर लेना चाहता हूँ। स्टरलाइट बायोटेक मैंने सोचा था। दूसरा एक छोटा शेयर है ऑप्टिक फाइबर या HFCL, इसमें से कौन सा लूं या कोई भी ना लूं? डिजिटल इंडिया के थीम को आप खेलना चाहते हैं। स्टरलाइट बायोटेक ये तो कोई शेयर नहीं है। नहीं सर, टेक्नोलॉजी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज आप खरीदना चाहते हैं? हाँ, कल 66 का भाव पे था। जी हाँ, नतीजे आने के बाद चला था ये स्टॉक, ठीक है। जी हाँ। और अक्ष ऑप्टिक फाइबर्स भी आपने देखा है और आप यहाँ पर भी? हाँ हाँ, आपने पहले भी सजेस्ट किया है इसको, और मैंने भी थोड़ा स्टडी किया है गूगल पे जाके। चलिए पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से, आपके सारे सवालों के जवाब मांगते हैं उनसे। वोल्टास सबसे पहले छोटी अवधि का नजरिया है विजय। बृहस्पतिवार को इसके नतीजे आने वाले हैं। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने आखिरी सौदा में यानी जो क्लोजिंग वाला शो है उसमें आके कहा है कि यहाँ पर आप BTST करें तो आपको फायदा होगा। बताइए ये शेयर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि 320-325 का स्तर ये बहुत जल्द अटच करेगा। एक और जो अच्छी बात है वोल्टास एयर कंडीशनिंग सेगमेंट में, और जिस तरह से गर्मियां बढ़ती हैं तो जो इनका सेल्स है वो ओवरऑल इसमें
बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो ये इसके चलते हुए भी स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। सेकेंडली रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेशन मार्केट की यही है कि रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, तो वोल्टास डेफिनेटली इस समय आप होल्ड करो। मुझे लगता है 320-25 के स्तर के आसपास आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक और डिजिटल इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो बातचीत करी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं कंपनी ने, करीब 39-40 करोड़ का प्रॉफिट इस बार उन्होंने दिखाया है, और जो गाइडेंस है वो भी बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एक अच्छा स्टॉक होगा। 70 के आसपास इसमें यदि आपको मिलता है एंटर करिए। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 100-110 का भाव ये जरूर दिखाएगा साल सवा साल की अवधि में। और सिंटेक्स पर आपका क्या व्यू है? यहाँ पर ट्रेडिंग के नजरिए से इन्होंने इसमें पोजीशन बनाई हुई है। 110 रुपए के भाव पर खरीदा था, 3 रुपए के पर शेयर के आसपास का मुनाफा इस समय हो रहा है। सिंटेक्स आगे और चल सकता है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि सिंटेक्स अभी 120-22 के स्तर पर जरूर जा सकता है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यदि लिया है तो मुझे लगता है कि कुछ और सेशंस में वेट करना चाहिए। आज भी हल्की सी बढ़ोतरी थी स्टॉक में, करीब 1.5 रुपए की देखने को मिली। तो मुझे लगता है करीब 120-22 के स्तर पे जाकर आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपका सिलेक्शन काफी अच्छा है, और मेरे ख्याल से आप काफी जागरूक ट्रेडर और इन्वेस्टर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके सारे सिलेक्शंस पे हमारे विशेषज्ञों ने राय दे दी है, और इसके जरिए आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और मुंबई से सचिन हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार सचिन, बताएं सवाल क्या है? हेलो मैम, मैंने करीबन अप्रैल मंथ में मधुकॉन इंडस्ट्रीज के अराउंड 40 शेयर्स लिए थे, और 70 का रेट चल रहा था तभी। और मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है, लाइक 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो अभी ये तो शेयर बहुत नीचे पे चल रहा है, लाइक 59-60, तो अभी ये रखना सही रहेगा या फिर सेल करना चाहिए? कोई खास वजह आपने इसी स्टॉक को क्यों चुना? एक्चुअली एक बार मैंने CNBC आवाज पे किसी की राय सुनी थी कि स्टॉक 130 तक जा सकता है 1 साल के इसमें, लेकिन अभी तो जैसे 59 पे गया है, तो फिर थोड़ा सा चिंता हो रही कि जाएगा भी या फिर सेल कर देना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका नजरिया काफी लंबा है, तो सुब्रमण्यम जी यहाँ पर किस तरह से हम मदद कर सकते हैं सचिन की मधुकॉन इंडस्ट्रीज को लेकर? जी, इसकी मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो आई थिंक ये फंडामेंटली वीक है, लेकिन टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है। आई थिंक नियर टर्म इसमें एक बढ़त की उम्मीद कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर आज कुछ 61 के आसपास बंद हुआ है, तो आई थिंक 59 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। और आई थिंक यहाँ पर नियर टर्म में इसमें स्टॉक में मेरा मानना है कि कम से कम एक 70 का भाव मिल सकता है, वहां पर एग्जिट करने का सलाह दूंगा, क्योंकि लॉन्ग रन में आई थिंक यहाँ पर ऐसे कोई प्रोस्पेक्ट्स लग नहीं रही है जिससे कह सके कि यहाँ पर बने रहने का अच्छी ये रहेगी। चलिए मधुकॉन प्रोजेक्ट्स पर निकल कर आ रही है। राजस्थान चलते हैं, योगेश जी वहां से हमें फोन कर रहे हैं इस समय। योगेश जी नमस्कार, बताइए कौन से शेयर में आपने खरीदारी की है? सर अहमदनगर फोर्ज खरीदा था मैंने। अहमदनगर फोर्ज किस भाव पर, कितने शेयर? सर 290 का एवरेज ही मेरा 800 शेयर पर है। 800 शेयर, और काफी समय से आपने इस में पोजीशंस बनाई हुई है क्या? हाँ, लगभग 6 महीने। 6 महीने। अहमदनगर फोर्जिंग की हम बात कर रहे हैं, ये मेटलिस्ट फोर्जिंग की नहीं है, गलत हम इस समय दिखा रहे हैं। अहमदनगर फोर्जिंग का हम एक बार भाव दिखाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे आज क्या क्लोजिंग रही है अहमदनगर फोर्जिंग की। लेकिन योगेश जी ये बताइए, लंबी अवधि का नजरिया है या छोटी अवधि का आपका? कब लगभग 2 साल रुक सकता हूँ। 2 साल तक अहमदनगर फोर्जिंग में आप बने रह सकते हैं। अहमदनगर फोर्जिंग, सुब्रमण्यम जी कैसा लगता है ये शेयर आपको? आई थिंक एमटेक ग्रुप की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और डेफिनेटली नियर टर्म में बहुत जबरदस्त करेक्शन भी देखे, और वैसे भी देखे तो इस ग्रुप कंपनीज के स्टॉक्स थोड़ा वॉलेटाइल रहते हैं। तो आई थिंक बने रहे, और कंपनी में आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से इनका आई थिंक अच्छी खासी रिटर्न्स आनी चाहिए। तो करंट लेवल पे मैं होल्ड ऑन करने का सलाह दूंगा। तो यहाँ पे आपको फिलहाल बने रहने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, और चंडीगढ़ से अमित है फोन लाइन पे। नमस्कार, बताएं सवाल क्या है आपका? नमस्कार मैडम जी। मेरा सवाल है कि आई हैव परचेज्ड ग्रू फाइनेंस एट 278। ओके, So I would like to know this thing ki should I keep it for long or I'll have to sell it? यहाँ पे फिलहाल 235 का रेट है, आपको नुकसान भी हो रहा है। क्या लगता है विजय जी चार्ट देखकर? देखिए, ग्रुप फाइनेंस में अगर मैं देखूं थोड़ा सा करेक्शन जरूर हुआ है, करीब 235 के स्तर पे आज क्लोज हुआ है ये स्टॉक। मगर ओवरऑल जो मेरा हाउसिंग फाइनेंस HFCs के ऊपर जो व्यू है वो बहुत पॉजिटिव है। अगर आप कंपनीज लें, DHFL हो या LIC हाउसिंग फाइनेंस हो या GIC हाउसिंग फाइनेंस हो, तो इन सभी कंपनीज की ऑर्डर बुक, इन सभी कंपनीज की एसेट क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि प्राइमरली इनका
रिटेल सेगमेंट में ज्यादा एक्सपोजर है। ग्रुप फाइनेंस भी एक ऐसी कंपनी, मुझे लगता है जैसे इंटरेस्ट रेट्स थोड़े सॉफ्टन होंगे तो ये सारी एचएफसीज को फायदा पहुंचेगा। तो ग्रुप फाइनेंस भी इससे अलग नहीं रह सकता। मुझे लगता है इसमें 300 का स्तर निश्चित रूप से देखा जा सकता है अगर कोई मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें होल्ड करके रखे तो डेफिनेटली इसमें कोई फिलहाल मुझे पैनिक नहीं नजर आता और इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और मुझे लगता है कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट्स जहां सॉफ्टन होने शुरू हुए तो पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए, पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव खबर होगी और ओवरऑल इनका मार्केट बेस भी बढ़ेगा। चलिए तो अमित जी घबराइए मत, बने रहिए, होल्ड करिए, थोड़ा संयम रखिए, यहाँ पर ये शेयर आपको अच्छा मुनाफा कमा कर देगा। रेशमा सिंह जी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेशमा जी बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ सर, मेरे पास मान इंडस्ट्रीज एक है 70 रुपए पैसे के हिसाब से कल मैंने दिया, एक 111 रुपए 80 पैसे सिंटेक्स है। मान इंडस्ट्रीज और सिंटेक्स का शेयर है आपके पास। सिंटेक्स किस भाव पे? सिंटेक्स 111 रुपए 80 पैसा। और मान इंडस्ट्रीज? मान इंडस्ट्रीज 70 रुपए 21 पैसे। 70 रुपए 21 पैसे। हाँ 31। तो इसमें क्या करें, बने रहे कि निकल जाए? ये मान इंडस्ट्रीज। और ये बताइए आपकी बात से लग रहा है आपने ट्रेडिंग का नजरिया रखा है इन दोनों शेयरों में? मैं इसको तो लंबे टाइम के लिए रखा है और इसको मान इंडस्ट्रीज को ट्रेडिंग के हिसाब से रखा है। विजय जी कैसे लगते हैं दोनों शेयर आपको? देखिए मान इंडस्ट्रीज की तो बात करूंगा कि इनको अभी एक रिसेंटली बहुत अच्छा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है करीब 500 करोड़ रुपए का। उसके चलते हमने इस स्टॉक में एक सडन ग्रोथ स्पॉट देखने को मिला। मुझे लगता है कि 72-73 का स्तर अभी भी आसानी से टच कर सकता है, तो वहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से होल्ड करिए। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ पे करेक्शन हो, बट ओवरऑल जैसे आप बाजार नीचे आया तो उसके चलते थोड़ा नीचे आ गया, बट मुझे लगता है कि 73-75 के स्तर पर आराम से जा सकता है, तो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा आपको। यहाँ फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन क्या और किसी स्टॉक पे आपका सवाल है? हाँ सिंटेक्स पे और एक म्यूचुअल फंड के बारे में मैडम मुझे जानना था। सिंटेक्स में आपने पैसे लगाए हुए हैं किस रेट पे? हाँ सिंटेक्स में 111 रुपए 80 पैसे के हिसाब से मेरे पास 20 शेयर है। लंबी अवधि के लिए हैं आप इसमें? हाँ हाँ ठीक है। सुब्रमण्यम जी सिंटेक्स पे क्या राय होगी? हमने फिलहाल थोड़ी देर पहले भी एक दर्शक को यहाँ पे राय दी, लेकिन 111 के रेट पे इन्होंने स्टॉक में पैसे लगाए हैं। जी आई थिंक डेफिनेटली इस कंपनी की लास्ट 4-5 साल का अगर आप देखें तो जिस हिसाब से इनकी जो वेरियस डिविजन पे इनका इन्वेस्टमेंट रहा है उसका भरपूर फायदा मिला नहीं था, लेकिन अभी मिलने लगा है। तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट करंट लेवल पे भी है। होल्ड ऑन करें। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में प्रोस्पेक्ट्स देखते हुए एक अच्छी रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। और रेशमा जी आप अभी कह रही थी म्यूचुअल फंड पर आपका सवाल है, कोई म्यूचुअल फंड आपने खरीद रखा है जिस पर मुझे एक म्यूचुअल फंड लेना है 15 साल के लिए 5,000 पर महीने के हिसाब से, तो उसमें कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा? रिटर्निंग क्या है? मतलब 5,000 रुपए की SIP आप करना चाहती हैं किसी म्यूचुअल फंड में? हाँ सर। और 15 साल का आपने टाइम दिया है। हाँ। क्या गोल क्या है आपका? हाँ, कोई खास कॉर्पस आप इकट्ठा करना चाहती हैं आपका? एक मेरी बेटी है 5 साल की, तो मैं सोच रही हूँ जब तक बड़ी होगी उसकी पढ़ाई वढ़ाई शादी के लिए कुछ। तो आपकी बेटी जब 15 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, 5 साल की इस समय है आपने बताया? हाँ 5 साल की। तो जब वो 20 साल की हो जाए तो आपको कुछ पैसा चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं इनको रेकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि हम योर मनी पर अक्सर इस तरह के सवाल लेते हैं। तो HDFC टॉप 200 या HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में आप पैसे लगा सकती हैं, लेकिन बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लगातार निवेश करते रहिए और अगर आप चाहें तो सुकन्या समृद्धि योजना पर भी गौर कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी सवाल का जवाब मिल गया होगा और आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ौदा का, जहाँ से रविंद्र फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, बताएं सवाल क्या है? मैडम मेरा सवाल है लोन के ऊपर मैंने 270 क्वांटिटी बाई किया 75 रुपीज पे। ओके। और जैक ऑफ है 900 रुपीज से मैंने बाई किया हुआ है 20 शेयर है मेरे पास। चलिए, आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं? नहीं मैडम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग नहीं करता। चलिए, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश है। सुब्रमण्यम जी जल्दी से क्या राय होगी इनके लिए? जी आई थिंक सुजलॉन में इनको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली बहुत बार इसकी चर्चा होगी यहाँ पर अधिगत प्रोमोटर इन फ्यूचर, और आने के बाद भी यहाँ पर शायद आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की भी जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली 1-2 साल में इस कंपनी का एक पूरा रुख बदल सकता है और अच्छी प्रोस्पेक्ट्स आ सकती है, तो इसमें होल्ड ऑन करने का सलाह दूंगा। और जहां तक जैकॉर्प का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली लास्ट काफी महीनों से यहाँ पर स्टॉक पे भी गिरावट देख रहे हैं और परफॉर्मेंस में भी तो काफी निराशाजनक रही है, क्योंकि इनकी जो SEZ वगैरह प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर कुछ टेक ऑफ नहीं किया।
तो उसके चलते यहाँ पर स्टॉक प्राइस पे भी स्लगिशनेस देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर एक एग्जिट करें और करंट लेवल पे और आई थिंक हो सके तो उसी को भी हम सुजलॉन में शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ से आई थिंक जहाँ प्रोस्पेक्ट्स के जो जैसे मैंने बताया अच्छी लग रही है, वहाँ पर बेटर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से स्विच करना बेहतर रहेगा। राइट, चलिए तो ये रहा आपका शेयर पर निकल कर आइए। इसी बीच वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जगन्नाथ जी जुड़ चुके हैं। जगन्नाथ जी नमस्कार, बताइए वेस्ट बंगाल में कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? कोलकाता से सर। कोलकाता से, अच्छा बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा पास आईडीबीआई बैंक है 82.50, तो मैं क्या करूँ? और सर डीएलएफ में खरीदा 100 शेयर 155 पर। डीएलएफ आपने खरीदा है 155 पर और आईडीबीआई बैंक के भी शेयर हैं आपके पास। ये बताइए लंबी अवधि का नजरिया है या फिर ट्रेडिंग का नजरिया था? ना सर, लंबी अवधि का नजरिया है। चलिए, डीएलएफ के कल नतीजे भी आने वाले हैं। विजय जी ये बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी डीएलएफ से कल के लिए भी, और ये भी बताइए लॉन्ग टर्म में डीएलएफ क्या पैसा बनाकर देने वाला शेयर लगता है आपको? देखिए, मैं अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छी है जहां पर निवेश किया जाए। मेरे को उन कंपनी से पर्सनली बड़ा डर लगता है जहां पर डेट बर्डन बहुत ज्यादा हो, और डीएलएफ ऐसी कंपनी है जहां पे बहुत ज्यादा डेट बर्डन रहा है और अपने जो उन्होंने नॉन कोर असेट्स हैं काफी हाई ऑफ किए हैं, होटल्स बिजनेस बेचे हैं या जो विंड पावर बिजनेस उन्होंने बेचा है। इसके चलते हुए भी डीएलएफ हैज नॉट बीन एबल टू कम आउट ऑफ द ब्लूज। तो मुझे लगता है कि डीएलएफ से जो रिटेल निवेशक हैं वो बेहतर होगा कि थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा रिस्की। अगर वो रियल एस्टेट सेक्टर में रहना ही चाहते हैं तो देयर आर कंपनीज लाइक ओबरॉय रियलिटी है, अजमेरा रियलिटी है, जो कि बेहतर फिक्स हैं, जहां पर डेट बर्डन या तो ना के बराबर है या नहीं है। तो ऐसी कंपनीज में निवेश करें। रिजल्ट्स की जहां तक बात करते हैं, मुझे लगता है कि डीएलएफ के रिजल्ट थोड़े निराशाजनक हो सकते हैं और ये देखना होगा किस तरीके से रिजल्ट आता है। दूसरा स्टॉक इन्होंने जो बोला आईडीबीआई बैंक, मेरे हिसाब से ये आज करीब 70 के लगभग ये क्लोज हुआ है और इन्होंने 82 के स्तर पर खरीदा है, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं। नो डाउट एसेट क्वालिटी के से चलते हुए कहीं ना कहीं इश्यूज जरूर हैं, बट मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं इस समय पे आईडीबीआई बैंक की, तो विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको आईडीबीआई में बने रहने की सलाह दी जा रही है, साथ ही डीएलएफ से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। जमशेदपुर से अनंत फोन लाइन पे हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, हमारा सवाल है क्या, हमारे पास आए अशोक लेलैंड के 400 शेयर है। किस रेट पे? ये 66 पर है। 66 के रेट पर है, ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक के 60 शेयर है 355 पर। 355 पे। और आपका नजरिया क्या है दोनों ही स्टॉक पर? नजरिया है 1 साल तक रुक सकते हैं। 1 साल तक रुक सकते हैं। यहाँ पर सुब्रमण्यम जी, मुनाफा हो रहा है इन्हें अशोक लेलैंड में, क्या लगता है आपको? अगर लंबा नजरिया है तो और मुनाफा कमाने की गुंजाइश? आईसीआईसीआई बैंक में तो आपने पिछले दशक को भी कहा था कि अगर लंबा बने रहेंगे तो मुनाफा कमाया जा सकता है। आई थिंक जहां तक अशोक लेलैंड का सवाल है, जहां पर हम ऑलरेडी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में थोड़ी बहुत सुधार देख रहे हैं, जब और कंपनी की भी परफॉर्मेंस अभी आई थिंक पिछली तिमाही थोड़ी बहुत निराशाजनक थी, पर लेकिन मेरा मानना है कि करंट लेवल पे एक डेफिनेटली होल्ड है। और जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पर भी होल्ड है। दोनों को एक लंबे निवेश का नजरिया रख के होल्ड ऑन करके करने का सलाह दूंगा मैं। चलिए, घबराइए मत, अच्छे शेयर आपने चुने हैं, होल्ड करना चाहिए, आपको समय देना चाहिए इस पोजीशंस को, अच्छा फायदा आपको हो सकता है। मुंबई से मीरा शाह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मीरा जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? हेलो सर, मेरा एसबीआई का शेयर है 258 का जी। 150 शेयर, 140 शेयर है, उसको मैं पूछना चाह रही थी होल्ड करूं या मैं बेचूं, क्या? और ट्रेडिंग का नजरिया है या लंबी अवधि का? नहीं, मिनिमम 1 साल में उसको रख सकती हूँ सर, और मैं पूछना चाहती हूँ कि और मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ क्या? चलिए, और ऐड करना भी चाहती हैं? एसबीआई का शेयर इनको पसंद है। इस शुक्रवार को नंबर भी आने वाले हैं। विजय, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस शुक्रवार के लिए एसबीआई से? स्ट्रीट काफी बुलिश है, उनको लगता है अच्छे नंबर्स आएंगे इस बार, लेकिन लंबी अवधि के लिए शेयर आपको कैसा लगता है? देखिए, डेफिनेटली लार्जेस्ट बैंकिंग कंपनी है इस समय पे, लार्जेस्ट बैंक है, और जिस तरह का इनका सब्सक्राइबर बेस है, जो कस्टमर बेस है, जिस तरह के इनके कासा डिपॉजिट्स हैं, जिस तरह की ब्रांचेस की प्रेजेंस है, और जिस तरह से जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे जनधन वगैरह, इसमें कहीं ना कहीं एसबीआई को बहुत लाभ पहुंचने वाला है। जो सब्सक्राइबर, जो इनके कस्टमर बेस है वो बढ़ेगा।
विद लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव यस डेफिनेटली अ होल्ड। जहां तक आपने नतीजों की बात करी, जिस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने सरप्राइज किया स्ट्रीट को, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर जो एनपीएस की का जो नंबर है वो कंफर्टेबल लेवल्स में आया तो ये स्टॉक ब्लास्ट करके हो सकता है 320 325 का स्तर भी दिखा दे। और अगर कहीं ना कहीं एनपीएस अनकंफर्टेबल लेवल्स पे रहे, जैसे पीएनबी के रिजल्ट्स आए जहां पे 7.5% तक ग्रॉस एनपीएस थे, 4.5% तक नेट एनपीएस थे, तो पीएनबी का भी रिजल्ट में जो हमने जो स्टॉक पे रिएक्शन था वो भी देखा। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी एनपीएस साइड पे पॉजिटिव रहा तो दिस स्टॉक कैन इजीली टच 310 320 लेवल्स। ओके, चलिए तो ये रहा इस पे निकल कर आइए। इसी बीच गुजरात चलते हैं। गुजरात से हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र जी नमस्कार, बताइए गुजरात में कहाँ से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? हम बस से बोल रहा हूँ जी, पूछिए। मेरे पास यूएफओ का 300 शेयर है और दूसरा 500 है, टोटल 800 शेयर है 612 की एवरेज के। ऑलराइट, तो इसमें मैं होल्ड करूं या निकल जाऊं, एग्जिट हो जाऊं? यूएफओ मूवी सुब्रमण्यम साहब, हाल ही का इशू ये बताइए, कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर खरीदारी करी है, हमें ये भी पता चला है। क्या करना चाहिए यूएफओ मूवीज में, किस तरह के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? जी वैसे अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक निश सेगमेंट में है और डेफिनेटली आई थिंक थोड़ी हाई प्राइस पे इशू आई थी और करंट लेवल पे यहाँ पर थोड़ी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन मेरा मानना है कि 1-2 क्वार्टर का यहाँ पर समय दें और आई थिंक डेफिनेटली ये सब कॉर्पोरेट्स में रिजल्ट्स अच्छे आने की संभावना है। तो 1-2 इसका फिर एक व्यू ले सकते हैं। कम से कम 1-2 क्वार्टर का मैं इसमें होल्ड ऑन करने का सलाह दूंगा। विजय जी, आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, जहां पर भी वैल्यूएशन अनकंफर्टेबल होती हैं, मुझे लगा कि काफी हाईली वैल्यूड स्टॉक है। मैं तो ये कहूंगा एग्जिट ऑन रैलीज, जैसे ही आपको मौका मिलता है तो आप कहीं पे ऐसी कंपनी ढूंढें जहां पे वैल्यू बाइंग हो सके। मुझे नहीं लगता है कि यूएफओ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज अ वैल्यू बाइंग स्टॉक। तो बेहतर यही होगा कि आप किसी भी रैली में बाहर आइए और किसी ऐसे स्टॉक में जाइए जहां पर वैल्यूएशन अच्छी हों। चलिए, तो यहाँ पे सुब्रमण्यम जी का मानना है कि 1-2 क्वार्टर्स में रुकना चाहिए, जबकि विजय को लगता है कि यहाँ पे जैसे ही आपको उछाला है तो मुनाफा लेकर निकल जाइए। आगे बढ़ते हैं और कोटा से टीके जैन फोन लाइन पे हैं। नमस्कार, बताएं सवाल क्या है? नमस्कार साहब जी। मेरे को 15 पोस्ट मोटर्स ले रखे हैं मैंने 15 से 50 रुपए पर। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। आप लंबी अवधि के निवेशक हैं या ट्रेडर हैं? लंबी अवधि के। 1592 का फिलहाल हम देख रहे हैं रेट चल रहा है और आपको 42 रुपए प्रति शेयर पर मुनाफा भी हो रहा है। सुब्रमण्यम जी, यहाँ पे लंबा रुकने का मन बना सकते हैं ये फोर्स मोटर्स में? जी डेफिनेटली आई थिंक ये सब क्लासिक केसेस है जहां पर हमने ऑलरेडी परफॉर्मेंस देखे, अच्छी खासी फोर्स मोटर हो गए, आयशर मोटर हो गए, कंसिस्टेंटली हमने परफॉर्मेंस देखे और डेफिनेटली आने वाले टाइम पे भी यहाँ पर आप अच्छी परफॉर्मेंस आने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। होल्ड ऑन करें और आई थिंक इसका जो भी परफॉर्मेंस आने वाले उम्मीद कर सकते हैं कि ये अच्छा आएगा, उसका भरपूर फायदा मिलेगा और इसमें अच्छी कमाई मिलने का पूरा मौका है। ऑलराइट, चलिए होल्ड करना चाहिए। अच्छा शेयर आपने चुना है और यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स की अपेक्षा आप कर सकते हैं। सुनील सिंघल जी पंचकुला से हमें फोन कर रहे हैं। नमस्कार सिंघल साहब, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, मेरे पास अपना इनॉक्स विंड के शेयर खरीदे मैंने 450 में जी, और अपना 200 शेयर शारदा क्रॉप बैंक के हैं 350 में। ऑलराइट, हाँ, फिर दोनों के बारे में पूछना चाहता हूँ, कब तक आई शुड रिटेन दी शेयर? कितना समय? कितने समय? प्रॉब्लम नहीं, कोई समय की पाबंदी? आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइनॉक्स विंड हाल ही की एक और लिस्टिंग, ये बताइए क्या करना चाहिए विजय? आइनॉक्स विंड पर भी काफी सारे लोग बुलिश हैं, अच्छी सब्सक्रिप्शन भी आईपीओ में होता हुआ दिखा और बड़े एग्रेसिव टारगेट्स हम सुनते हैं स्ट्रीट पे लोगों से, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ऑर्डर बुक देखें आइनॉक्स विंड की करीब 1400 मेगावाट का ऑर्डर बुक आज इनके पास है। मगर फिर जो मैंने पहले बोला यूएफओ के बारे में, वैल्यूएशन कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनीज रही, चाहे वो इंडो सोलर थी, चाहे वो सुजलॉन थी,
या और भी कंपनीज जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में आई, इनका जो लैग टाइम है वो बहुत ज्यादा है। जब प्रॉफिट्स बनाना शुरू करती है और बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स दिखाई देता है, स्पेशली पावर सेगमेंट में, उसमें काफी समय लगता है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में समय लगता है। प्लस जो प्रॉफिट्स पहले आप ब्रेक इवन करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स दिखेंगे। कोई भी बैलेंस शीट, कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर प्राइस प्रॉफिट से जस्टिफाई, उसकी वैल्यू जस्टिफाई होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। प्रॉबेबली इस समय थोड़ा सा ओवर प्राइस है। मैं यही कहूंगा कि कहीं पर आपको रैली मिलती है, ऊपर के भाव मिलते हैं, तो एक बार आप इसमें एग्जिट करें। और मैं कहूंगा कि अगर सुजलॉन इस समय अगर आप ले लें, क्योंकि अब स्ट्रांग हैंड्स में जाता हुआ दिख रहा है, मैनेजमेंट चेंज ओवर हो रहा है, कुछ सन फार्मा ने काफी उसमें अच्छा खासा स्टेक खरीदा है, तो वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी रादर देन इसके अंदर बहुत लंबे समय तक बने रहना, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस देखनी। 50 रुपए पर इन्होंने शारदा कॉर्पकेम के शेयर खरीदे। जी, आई थिंक कंपनी का मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनका जो कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन करा के वहां पर सप्लाइज की जो एक बिजनेस मॉडल है, काफी नई है। और मैनेजमेंट की जो रिसेंटली गाइडेंस मिली है, उनका मानना है कि यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर कम से कम अच्छी खासी ग्रोथ आने की संभावना है। तो आई थिंक इस कंपनी में आई थिंक बने रहने का मैं सलाह दूंगा, और हो सके तो नीचे मिले तो थोड़ी बहुत एवरेज अकाउंट भी कर सकते हैं। लंबे नजरिया से आई थिंक ये प्रोस्पेक्ट्स अच्छी है और होल्ड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपको इसमें होल्ड ऑन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आइनॉक्स विन से हर उछाल में आप कोशिश करें निकलने की, और उसके बजाय अगर आप चाहे तो सुजलॉन में निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एमपी से अनिल कुमार फोन लाइन पे है। गुड इवनिंग सर, बताएं सवाल क्या है। गुड इवनिंग मैडम। जी मैडम, डीसीबी बैंक है 200 हमारे पास 19 रुपए में खरीदे थे। ओके, और स्टॉक आर पावर 500 है, ये 60 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, मुझे बताइए आपका नजरिया क्या है दोनों ही स्टॉक्स में। अब लंबे समय का है, 2-4-5 साल रुक सकते हैं। 2-4-5 साल आप रुक सकते हैं। सुब्रमण्यम जी, यहाँ पर डीसीबी बैंक और आर पावर दोनों, रिलायंस पावर में फिलहाल इनको घाटा हो रहा है, लेकिन डीसीबी बैंक में हम देख रहे हैं कि ये मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अगर 4-5 साल का नजरिया रखें तो ये दोनों स्टॉक्स की चॉइस कैसी है। जी, डीसीबी बैंक अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, और इनकी एसेट, खास करके एसेट क्वालिटी इनकी काफी फेवरेबल रही है, और उसके चलते यहाँ पर स्टॉक पे भी अच्छी खासी हमने यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखी है। पूरे अगर बैंकिंग सेक्टर में देखें तो डीसीबी का अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस है। मेरा मानना है कि डेफिनेटली यहाँ होल्ड ऑन करके चले। और जहां तक रिलायंस पावर का सवाल है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस कुछ खास सही नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पर हो सके तो रिलायंस पावर से स्विच करके मैं डीसीबी बैंक पे स्विच करने का सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर एक ध्यान में रखते हुए या रिटर्न्स का आई थिंक पोटेंशियल मुझे ज्यादा लगता है। बिल्कुल, और बधाई भी हो आपको डीसीबी जैसे बेहतरीन शेयर को चुनने की। हमने देखा था पिछले हफ्ते इस स्टॉक ने नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी छुआ था। चलिए अगले दर्शक का रुख करते हैं। हमारे साथ जयपुर से शक्ति सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। सर नमस्ते सर, मेरे पास जियोल ऑफशोर के शेयर है सर 1073 रुपीज के। मैंने सीएलबीसी पे सर वर्मा जी है अपने शिवर, उनके कहने मतलब उन्होंने रिकमेंड करा था उस दिन 2020 में, तो वो लिए थे सर। तो मैं इसका पी भी सर इसकी सही चल रही है। पी पे ये चल रहा है सर, मेरे ख्याल से 2 की पी पे चल रहा है, और मतलब ईपीएस भी अच्छा है। सारी चीजें मैंने देखी। मैं जानना चाहता हूँ मैं सही शेयर में हूँ या मैंने गलत चॉइस किया। चलिए, ठंडा शेयर है वैसे, ये स्टॉक का ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है इस समय। विजय जी, जीओएल ऑफशोर आपको पसंद है क्या? देखिए, मैं यही कहूंगा कि जब स्टॉक इस तरह से स्लाइड करता है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्ट्रक्चर में, तो बेहतर ये होता है कि इमोशनली उसको आप जस्टिफाई ना करें। उसमें आप कई बार इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है निवेशकों को स्टॉक्स के साथ कि हम इसमें बने हुए हैं और ये जस्टिफाइड है कि हम इसमें बने हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसमें रैली में बाहर आएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कुछ समय लगेगा इसको वापस आने में, या वापस शायद ना भी आ पाए, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट हमने स्टॉक में देखी है तो स्ट्रक्चरली मुझे काफी डेंजरस लग रहा है। तो बेहतर यही होगा कि इमोशनली इससे जुड़े ना रहें और किसी और कंपनी में आप निवेश करें। तो यहाँ पे फिलहाल आपको ये सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और कानपुर से रमाकांत जी का सवाल लेते हैं। नमस्कार जनाब, सवाल पूछें। नमस्कार जी मैडम। जी हेलो। हाँ, अपने टीवी की आवाज आप कम कर दीजिए सो दैट आप हमसे बात कर सके। हाँ जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, वलेश्वर प्रोजेक्ट है मैडम मेरे पास। हाँ, 5000। आपने किस रेट पे लिया है?
₹26 मुबारक हो। फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं 50 का रेट चल रहा है, आप मुनाफे में भी है। बताएं आप क्या चाहते हैं आप हमसे? वो निकाल दें। आप निकालना चाहते हैं, आपको पैसों की जरूरत है? नहीं अभी तो नहीं। तो अगर आपको बने रहने की सलाह दी जाए तो कब तक रुकना पसंद करेंगे? अरे साल 2 साल 3 साल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जितना ज्यादा मुनाफा होगा उतना ही रुक सकते हैं। सुब्रमण्यम जी, क्या जवाब देंगे आप रमाकांत जी को? एक्चुअली इसका मेरा फंडामेंटली स्टडी नहीं है, लेकिन जो भी पैटर्न लग रहा है यहाँ से मुझे लग रहा है मिनिमम एक 55 to 58 तक का टारगेट पकड़ के चल सके, वहां पर एग्जिट करें क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट पे है। तो डेफिनेटली एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के हिसाब से रीजनेबल है, एक बार मैं एग्जिट करने का सलाह दूंगा उस रेंज पे। विजय जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं सुब्रमण्यम जी की राय से? डेफिनेटली ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि 55-60 के लगभग आप इसमें बाहर आए। 55-60 के आसपास बाहर निकली इस स्टॉक से। फिलहाल आज ही हमने देखा इस शेयर ने नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है। एक अच्छी रैली स्टॉक में निचले स्तरों से देखने को मिली है, एक अच्छी गिरावट भी स्टॉक में दरअसल देखने को मिली थी, वहां से ये शेयर रिकवर करता हुआ दिख रहा है। चलिए हिसाब चलते हैं, हमारे साथ संजय जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय अग्रवाल साहब नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्ते, बताएं। हाँ सर, मेरे पास मोंटी कार्लो के 23 शेयर है जी। ओके, 645 रुपये आईपीओ में लिया हुआ है। ऑलराइट, ये एक आईपीओ है जिसने काफी निराश किया है इन्वेस्टर्स को। 75 रुपए प्रति शेयर के आसपास का नुकसान आपको इस समय झेलना पड़ रहा है। मोंटी कार्लो, विजय जी, एक और ओवर प्राइस्ड आईपीओ भाव, अब आप देखिए यहाँ पर इनको नुकसान हो रहा है, क्या राय रखते हैं यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा एग्जिट ऑन रैलीज, इसमें नो डाउट मैंने जैसे पहले 2-3 बार अपनी व्यू व्यक्त किया कि जहाँ पर भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ज़्यादा हैं, जो इस तरह से आईपीओज आए मेरे ख्याल से काफ़ी ओवर वैल्यूड आए, तो मार्केट भी उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेगा। और इस कंपनी को अपनी हाई वैल्यूएशन रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त सेल्स करनी पड़ेंगी, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, जो फिलहाल नहीं दिखता है, क्योंकि इस तरीके से मार्केट ग्रो नहीं कर रहा है, खास करके टेक्सटाइल स्पेस में। तो यही बेहतर होगा कि आप एग्जिट करें रैलीज में और ऐसे स्टॉक में एंटर करें जहां पे वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है। तो यहाँ पे उछाल में निकलने की सलाह आपको दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और मुंबई से भरत सांघवी फोन लाइन पे है। हाय, सवाल पूछिए। सर, मैंने 500 हिंदुस्तान लीवर लिया है, एक्चुअली 2 लॉट है अलग अलग अकाउंट में। तो 900 रुपीज में मैंने लिया हुआ है आफ्टर द रिजल्ट, और अभी करीबन 850 के आसपास का रेट चल रहा है। तो मुझे ये जानना था कि ये नेक्स्ट मंथ एक्स डिविडेंड भी होगा, तो क्या मैं इसको लॉट को डिलीवरी में कन्वर्ट करके इसको रखूं या क्या करूं? सुब्रमण्यम जी, क्या सलाह होगी यहाँ पर भरत जी के लिए? जी, आई थिंक यहाँ पर एक नियर टर्म करेक्शन देखने को मिल रही है, तो आई थिंक इनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर मुझे यहाँ पर निकलने का सलाह मांगे तो आई थिंक यहाँ पर एक 890 तक एक बार डेफिनेटली एक चांस है आने का, तो वहां पर मैं एग्जिट करने का सलाह दूंगा। राइट, चलिए एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी ने मुंबई से हमें फोन किया है। महेंद्र जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार जी, मेरे पास RIL के शेयर्स हैं और JSW के शेयर्स हैं, तो 10-10 शेयर्स हैं, तो उसके बारे में पूछना था। किस भाव के? क्या करना चाहिए? लॉन्ग में है। 1000 रुपए के भाव पर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदा है? रिलायंस इंडस्ट्री बहुत पहले खरीदा था, जब भी कुछ बढ़ने के चांसेस लग रहे थे, लेकिन बाद में तो चला ही नहीं। जी जी। तो और JSW स्टील किस भाव का है? JSW स्टील भी है 10 शेयर, 900 रुपए के भाव के। हाँ। यहाँ आपको 22 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है। सुब्रमण्यम साहब बताइए, JSW स्टील क्या राय रखते हैं आप यहाँ पर? इनको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लें या फिर बने रहने में समझदारी लगती है? JSW स्टील की परफॉर्मेंस काफी खराब आई थी स्पेशल फीमा की, लेकिन सरप्राइजिंगली स्टॉक ने मैनेज कर लिया और मैनेजमेंट की ओर से एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू आई है। तो उनका मानना है कि इंटरनेशनल फ्लोर पे भी यहाँ पर स्टील प्राइसेस बॉटमिंग आउट हुआ देखते हैं, और डोमेस्टिकली इनका ध्यान है कि शायद बुलिश एक व्यू रख सकते हैं 2015-16 में। तो आई थिंक नियर टर्म में आई थिंक यहाँ पर एक बने रहे, और थोड़ी बहुत यहाँ पर अगर एग्जिट का प्लान है तो आई थिंक 975-1000 वहां तक एक बार अगर भाव मिले तो वहां पर एग्जिट करने का मैं सलाह दूंगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करना चाहिए इन्हें? रिलायंस इंडस्ट्रीज डेफिनेटली 950 ये काफी एक अहम लक्ष्मण रेखा रही है, उसके पास अगर वो ब्रेकआउट कर पाती है तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड मिल सकती है।
थोड़ी बहुत पेशेंस रखें और आई थिंक कम से कम एक 3-4 महीने का अवधि रखें। हो सके, क्योंकि इसने लास्ट काफी अटेम्प्ट किए 950 क्रॉस करने की, तो हो सके एक बार कोई वॉल्यूम में कर क्रॉस किया तो शायद सस्टेन कर पाए, तो उसका इंतजार करें और करंट लेवल पे होल्ड ऑन का मैं सलाह दूंगा। चलिए, एक डिस्क्लोजर भी यहाँ पर आपको जरूर देना चाहेंगे। सीएनबीसी आवाज चैनल जो आप देख रहे हैं, इसका जो स्वामित्व है और प्रबंधन है वो दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। वेस्ट बंगाल से हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बबीता जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी हाय, बताइए। हेलो, मेरा एनसीसी है 250 शेयर, मैं 10 बार को लिया 103 रुपया में। उसके बाद तेज गिरावट देखने को मिली स्टॉक में। वो शुक्रवार से आपका जो सुबह में जो आशीष जी का जो होता है ना 7:30 बजे, जी जी, उसमें भी बाइक करने की आप बोला है शुक्रवार को, तो ही दिन से ही होता है, वो गिरता है शेयर। हमने देखा यहाँ पर एक अकस्मात गिरावट दरअसल देखने को मिली। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इतनी तेज गिरावट इस स्टॉक में आएगी। आपकी बात से लग रहा है आपने ट्रेडिंग के नजरिए से उस दिन के लिए लिया था, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया और अब आप को 13.5 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, आशीष जी ने स्टॉप लॉस भी समझाया था, बताया था, मुझे याद है। चलिए कोई बात नहीं। सुमन साहब, एनसीसी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने इतिहास में कमा कर दिया है। इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से तेज गिरावट आई पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, कुछ इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स परेशान है। एनसीसी कैसा लगता है परफॉर्मेंस, वापस बाउंस बैक कर जाएगा? जी डेफिनेटली चांसेस है हाई, क्योंकि अगर हम इस इंट्रा स्पेस पे अगर आप देखें तो ये काफी एक प्रॉमिसिंग काउंटर रहा है। आई थिंक इनका ब्याज दर थोड़ा ज्यादा है और उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत बॉटम लाइन पे प्रेशर देखने को मिल रही है, तो होल्ड ऑन करके चले। और आई थिंक और खास करके एक चीज बताना चाहूंगा, जहां पर रिजल्ट टाइम पे हम कोई भी पोजीशन लेते हैं डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखने का डिसिप्लिन रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हो जाती है और वहां पर रिस्क ज्यादा हो जाती है, तो वो एक ध्यान में रख के ट्रेडिंग करना चाहिए। और यहाँ पर अगर इनका एग्जिट का अगर एक मैं फिगर दूं तो शायद यहाँ पर एक कम से कम 95 वहां तक आने का पूरी संभावना है, वहां पर एक एग्जिट करने का मैं सलाह दूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है एनसीसी में। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन गाजियाबाद से। नमस्कार आदित्य, बताएं आपका सवाल क्या है? मैम नमस्कार, मैं आदित्य बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी पूछिए। मेरे पास श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से 850 के है 10 शेयर और जेट एयरवेज है 450 से 15 शेयर। 450 पे है आपके पास जेट एयरवेज, ठीक है। आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं? इन्वेस्टर है मैम। इन्वेस्टर है, तो चलिए यहाँ पर सुब्रमण्यम जी श्रीराम ट्रांसपोर्ट और जेट एयरवेज दोनों में ही ये लंबी अवधि का अपना नजरिया बनाकर बैठे हुए हैं। घाटे में है, लेकिन अगर लंबा रुकेंगे तो किन स्तरों पर आपको लगता है निकल जाना चाहिए मुनाफा कमाकर? डेफिनेटली नियर टर्म में यहाँ पर काफी शार्प करेक्शन दिया है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, लेकिन अगर हम एक इसकी कंपनी की जो प्रोस्पेक्ट अगर हम देखें तो जहाँ पर हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के सुधार की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये सब कंपनी जो फाइनेंस में जुटी है कमर्शियल व्हीकल्स में, तो डेफिनेटली लंबे निवेश में एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो डेफिनेटली करंट लेवल पे मैं होल्ड ऑन करने का सलाह दूंगा। और जहां तक दूसरा काउंटर कौन सा बोला था आपने? जेट एयरवेज है दूसरा स्टॉक। हाँ, जहां तक जेट एयरवेज का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर जहां पर ऑलरेडी देख चुके कि क्रूड में भारी गिरावट के चलते तो यहाँ थोड़ी बहुत यहाँ पर इनका डेफिनेटली फायदा मिला है, तो करंट लेवल पे होल्ड ऑन करके चले। मेरा मानना है कि यहाँ पर शायद एक आज 375 के आसपास बंद हुआ है, आई थिंक कम से कम एक 400 का एक उम्मीद कर सकते हैं। 650 रुपए पर इन्होंने जेट एयरवेज में एंट्री करी थी, वो लेवल जाहिर सी बात है काफी हाई भाव पर इन्होंने विजय खरीदारी कर ली थी। एयरलाइन शेयरों ने भी इन्वेस्टर्स को रुलाया है, परेशान किया है, पैसा बनाकर दिया नहीं है। जेट एयरवेज में अब ये क्या करें? देखिए हेमंत, ग्लोबली अगर आप देखें तो ऐसी बहुत ही कम एयरलाइन कंपनीज हैं जो वाकई पैसा बनाती हैं। तो जो कंपनीज पैसा नहीं बनाती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, बैलेंस शीट्स जो है प्रॉफिटेबिलिटी चलती हैं, स्टॉक प्राइस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी से जस्टिफाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है और जब पैसा बर्न हो रहा है तो स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता है। मुझे लगता है काफ़ी प्रेशर
में डेफिनेटली निवेशक भी होंगे और ये स्टॉक भी है, और इसको अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 400 से 450 के स्तर के बीच में ये टच कर सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये एनी टाइम सून 650 700 के स्तर पे जाएगा। तो एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी कि आप इसको अगर एवरेज कर सके कर लें और अपना जो बाइंग प्राइस है वो नीचे लेके आ जाएं, तो आपको 400 450 के बीच में जब भी आपको एग्जिट मिलता है तो वहां पे आप एग्जिट कर लें। तो दूर रहना चाहिए फिलहाल जेट एयरवेज से। हम देख रहे हैं विजय जी, अब गो एयर भी आईपीओ लाने की तैयारी में है, इंडिगो भी आईपीओ लाने की तैयारी में है। जिस तरह से आप एयरलाइन कंपनियों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, अपेक्षा करूंगा कि आप शायद यही कहेंगे, वहां पर भी अवॉइड लिस्ट में रखेंगे उन आईपीओ को जब आएंगे। नहीं, देखिए क्या वैल्यूएशन आती है उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा, अगर आप इंडिगो की बात करें, इंडिगो हैज अ प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट, तो जहां पर प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट है, मैंने पहले भी कहा हेमंत, मेरा कंफर्ट पर्सनली बढ़ जाता है। तो जहां पर भी प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही है कंपनी, और उसका जो मूलभूत कारण आईपीओ लाने का ये नहीं है कि सिर्फ रिटेल से पैसा उठा लें या मार्केट से पैसा उठा लें। अगर कंपनी अपने आप में ही अपने बुक्स पे प्रॉफिट्स अक्रू कर रही है और प्रॉफिटेबल है, तो बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो देखना होगा किस प्राइस बैंड में लेके आते हैं, वो एक जरूर एक सवालिया निशान है। आई डोंट नो हाउ इट। पिडीलाइट के भी कविता नंबर्स आपकी स्क्रीन पर देखिए अब फ्लैश होते हुए। मुनाफा 80.6 करोड़ रुपीस का कंपनी ने पेश किया। एक्सपेक्टेशंस थी कि 95.7 करोड़ रुपीस का मुनाफा आएगा, तो मुनाफे का नंबर अनुमान से कम निकल कर आया है। टोटल इनकम देखिए 1103 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशंस थी। इनकम ऑन द फेस ऑफ इट आप देखिए अनुमान के मुताबिक ही आई है। 1043 करोड़ रुपीस इनकम इन्होंने पेश की है, लेकिन एबिटा मार्जिन 13.2% की एक्सपेक्टेशंस के सामने 12.8%, तो थोड़े से कम, लेकिन कुछ खास बेहतर अनुमान से नहीं निकल कर आए हैं एबिटा मार्जिन्स। और आप देखिए कल इस स्टॉक पर बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। विजय, कैसे लग रहे हैं आपको ऑन द फेस ऑफ इट पिडीलाइट इंडस्ट्रीज के नंबर्स? थोड़ा सा मुझे लगता है नीजक रिएक्शन हो सकता है स्टॉक प्राइस में, 580-85 का स्तर हो सकता है देखिए, बट फंडामेंटली स्पीकिंग कंपनी इज गुड। और ओवरऑल मार्केट सिनेरियो अगर आप देखें, इंडस्ट्री ग्रोथ देखें, तो वहां पर भी उस तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है। कंज्यूमर पैसा अभी नहीं खर्च रहे हैं, और ओवरऑल पिडीलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर बेस्ड कंजम्पशन स्टोरीज में से रिलेटेड हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अगर 3-4 क्वार्टर्स में मुझे लगता है आने वाले समय में ये अच्छा करना चाहिए। मेरा पर्सनल टारगेट अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि 700 का स्तर आसानी से टच कर सकता है। जिनके पास ये स्टॉक है वो निश्चित रूप से इसमें निवेशित रहें, कोई पैनिक की बात नहीं लगती है। होल्ड करना चाहिए, अच्छी कंपनी है ये भी, यहाँ पर भी आप लंबी अवधि में अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन वक्त है आपसे विदा लेने का। विजय, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? जिन भी स्टॉक्स में हमने बातचीत की है उनमें से काफी स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। मेरे पास कोई पर्सनल होल्डिंग इन किसी भी स्टॉक्स की नहीं है। सोनम जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर्स? आई थिंक यहाँ पर जो भी स्टॉक्स डिस्कस को यही राय हम क्लाइंट्स को भी दिए होंगे। पर्सनल निजी पोर्टफोलियो में शायद कोई स्टॉक नहीं है। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए और आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे और मेरे सहयोगी को भी आप दीजिए कविता को इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्टॉक्स ऑन डिमांड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।